का कोई तूफान आने वाले समय में बहुजन समाज का रास्ता नहीं रोक सकता। ये मेरा कथन आने वाले 5 से 7 साल में अटल सत्य भारत में होगा। मेरी बात को आप लोग याद रखें। अगर आप 15 से 20 मिनट आराम से बैठ जाएंगे तो मैं आपसे अपनी बात रखवाऊंगा। अगर आप अनुशासन तोड़ देंगे तो मैं ये बात स्वीकार कर लूंगा कि बारिश में ज्यादा जोर है और मेरी आवाज में, मेरे संघर्ष में कम जोर है। मैं इस बात को मान लूंगा और स्वीकार कर लूंगा। मैं जानता हूं कि हम बहुजन समाज के लोग तमाम तरह की मुसीबतें सहके सूखा खाकर अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, खूब कठिनाई उठाते हैं, तब जाकर हमारे घरों तक या हमारे भूखे पेटों तक खाना पहुंच पाता है। ये कठिन दौर है। पानी यहां से भी आ रहा है, पानी वहां से भी आ रहा है और पानी हमारे लोगों की आंखों में भी है। वो पानी, जिस पानी को सूखने में अभी कुछ समय और लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास अटल है कि वो पानी सूखेगा और हमारे लोगों की आंखों में भी खुशहाली के आंसू आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। इन नौजवान साथियों को छोड़ के बाकी सब लोग अनुशासित हैं। ये जो नौजवान यहां खड़े सामने, एक यही ऐसी टीम है जो अनुशासन तोड़ रही है। इतना प्यारा नाम है बांदा, तो काम भी बांदा जैसे होने चाहिए, होने चाहिए। बताओ, तो बारिश का एहसास छोड़ दो। ये बारिश तो आज आपके आने की खुशी में हो रही है। आपको गर्मी न लगे और अंदर का तापमान अच्छा हो जाए, तो कुदरत ने ऐलान भेजा है कि जैसे नीरज भाई ने जब कहा कि ये बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत धरती होगी, तो ये बारिश दवाई दे रही है कि आने वाली फसल भी शानदार होगी, बहुजन समाज के लिए ताकतवर होगी। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन इसलिए करता हूं कि मैं उनके योगदान को याद रखना चाहता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और इतिहास को जानने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और मैं आज आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा। सर्वप्रथम तो जिन महान पुरुषों की जयंती में हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं, महामना भारतीय राजनीति के कबीर कहे जाने वाले विश्वदत्त राजगुरु वर्मा जी, और जिनकी आज जयंती है, जिनकी वजह से 52% पिछड़े वर्गों के घरों में तरक्की का चिराग जला, मैं माननीय बीपी मंडल जी को भी नमन करता हूं। आप जानते हैं, और ये बात उन लोगों को समझनी है जो नौजवान हैं। पुराने सब लोग तो जानते हैं कि बहुजन समाज संगठित कैसे हुआ। पुराने सब लोग तो जानते हैं कि बहुजन समाज में भाईचारा कैसे बना। और पुराने सब लोग तो जानते हैं कि जातियों में हमें बांट के कौन हमारा हिस्सा खा रहा है, और जातियों को अगर तोड़ के हमने बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित कर लिया, तो फिर हम इस देश में हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले लोग बन जाएंगे, ताकतवर लोग बन जाएंगे। वो दिन भी हमसे दूर नहीं होगा। सम्मानित साथियों,
करता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मैं आज याद करता हूँ जननायक कपूरी ठाकुर को, मैं आज याद करता हूँ बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को, मैं आज याद करता हूँ संत रामवीर प्रजापति जी को, मैं आज याद करता हूँ संत काके जी महाराज को, मैं आज याद करता हूँ नारायण गुरु को। और जब तक पेरियार लाल यादव, टीवी पेरियार रामानंद स्वामी जैसे महान पुरुषों का नाम नहीं आएगा और उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब का नाम नहीं आएगा, ये परिवार बहुजन परिवार एकजुट नहीं होता। इतिहास को याद करो साथियों, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आपके यहाँ मौजूद है। जब आप इतिहास को याद करोगे तो सबसे पहले जिन लोगों ने कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा और संघर्ष का रास्ता दिखाया, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आता है, मां सावित्रीबाई फूले का आता है, छत्रपति साहू जी महाराज का आता है। राष्ट्रपिता जाति ज्योतिबा फूले आज के समय में पिछड़ी जाति के रूप में जाने जाते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं जातीय व्यवस्था में, और मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी ये तमाम उनका वंश है। लेकिन उन्होंने तो अछूतों को, वंचितों को शिक्षित करने का काम किया, उन्हें अपना परिवार मान के पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही पूर्वी वंश में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज ने भी इन्हीं वर्गों को 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर मुख्य धारा में लाने का काम किया। जब 1902 में उन्होंने व्यवस्था कराई तब ऑपरेशन कम्युनिटी यानी कि बैकवर्ड के नाम से लोग जाने जाते थे, फिर इस आंदोलन को महामना रामसू वर्मा जी ने, बीबी मंडल जी ने, सर छोटू राम ने, महाराज सिंह भारती जी ने, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी ने, संत रामवीर प्रजापति जी ने, उनके समकालीन बहुत सारे महान पुरुषों ने इस आंदोलन को चलाने का काम किया। मैंने जिनके नाम लिए हैं वो सब आज की जाति व्यवस्था में पिछड़ी जाति से आते हैं। तो यानी कि जो अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें हमारे इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तब आगे बढ़ के इस आंदोलन को चलाने का काम किया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव दीना भाना वाल्मीकि जी ने, मानव काशीराम साहब ने उस आंदोलन को कामयाबी के रास्ते में ले जाने का काम किया। साहित्य के रूप में संत राम प्रकाश वाल्मीकि जी हो या तमाम बहुत सारे साहित्यकार हो जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। आप ये महसूस करो, अगर वो आपका परिवार न होता तो आपकी तरक्की के लिए संघर्ष क्यों करता। उन्होंने संघर्ष किया, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर आज ये सब पीढ़ी मिलके भाईचारा बना के, एकता बना के संघर्ष करेगी तो आने वाले समय में इनकी आंखों में न आंसू होंगे न इनके साथ जुल्म जाति कोई कर पाए। सम्मानित साथियों, आज का जो टॉपिक है वो जातिवाद जनगणना है। और जातिवाद जनगणना क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए समझिए कि दुश्मन बड़ा चालाक है। राजमानेश्वर पंडित जी, आपने अपनी बात को जब रखा मैं सुन रहा था और आपने महामना रामसू वर्मा जी के लिए कहा कि उनका नारा था कि राष्ट्रपति की या हो मजदूर की संतान और सबको शिक्षा एक समान। और आपको याद होगा मैंने पार्लियामेंट में इस बात को और मजबूती से उठाया और मैंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार होगा जब चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, स्टेट का
सहायता ले रहा है, सरकारी पदों पर बैठा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब एक टेबल पे एक तरफ मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में किसान का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में आईपीएस का बेटा बैठा होगा, तो बताओ स्कूल में अच्छी शिक्षा आएगी नहीं आएगी? और ये किसका नारा था? ये महामना रामपुर वर्मा जी का नारा था। उनका अनुयायी होने के नाते, अध्यक्षी होने के नाते मैंने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में इस नारे को उठाने का काम किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने जो बातें कही वो हल्की बातें नहीं। जिस तरह से बाहर की बारिश रुक गई, दुश्मन का काफिला भी आपकी एकता के आगे ऐसे ही रुक जाएगा। बहादुर याद रखो मेरी बात को, आपकी एकता का कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन 85% लोगों एक हो गया, उस दिन देश में आपका राज होगा। जिस दिन आपका राज होगा तो नीति आप लोग बनाएंगे, और जिस दिन नीति आप लोग बनाएंगे तो किसी का मकान टूटा नहीं होगा, किसी के घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी के साथ जुर्म जाति नहीं होगी। ये तभी होगा जब आप सरकार बनाओ। साथ साथ जब जाति और जनगणना विकास होगी तो मैंने पार्लियामेंट में हर भाषण में जाति और जनगणना होनी चाहिए इस बात को उठाने का काम किया। मैं किसी में विकास नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, न मेरे पास समय है, लेकिन आप याद करो जिन पार्टियों ने जाति और जनगणना का आरक्षण का झंडा उठा के उत्तर प्रदेश में और देश में चुनाव लड़ने का काम किया, हम वर्गीय समाज के वोट लेने का काम किया, कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं। बताओ क्या वो अपने जाति और जनगणना करा रहे नहीं करा रहे? बताओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नितेश भाई अपने बात अपने विचार में सुनाते हैं कि बघेलिया आएगा, जान दिखाएगा। इस बात को समझो, उनको आपसे वोट चाहिए, आपकी समस्याओं से उनको मतलब नहीं है। जाति और जनगणना होगी तो ये पता लगेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है, किसकी संख्या कितनी है, किसको मिल क्या रहा है, कौन किस कहां लूट रहा है। और ये जो भाइयों में झगड़ा कराने का काम किया गया है कि आपका हिस्सा उसने खा लिया, मैं गारंटी देके कहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अंदर है, सूर्य सूरज की जगह पश्चिम से निकल सकता है। अगर मैं समाज के बीच में खड़ा होकर वचन देता हूं तो मेरी गर्दन पांचे को जुदा हो सकती है, अपने वचन से किसी ने आगे जारी कराइए। अगर सरल कास्ट में किसी भी जाति में किसी और का हाथ आया होगा, मैं गारंटी देता हूं कि सूर समय उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग किसी का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं है, लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। जो एकता हमने 10-12 साल से अपने खिड़की से बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने जमुना फेंक दिया। वादी जान मिले, दुश्मन जानता कि जब कुछ मिलने की बात आएगी तो जिनके मन में इच्छा होगी वो लोग विरोध करेंगे, और जिनको लगेगा कि नुकसान हो रहा है वो भी विरोध करेंगे। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को बड़े को कुछ मिलेगा, और अगर मैं भी सक्रिय हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी निकाले कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। इस एकता के लिए
देते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2700 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन 2700 रुपए में से सरकार में देती क्या है? 4 किलो 5 किलो राशन, और उस राशन को देकर उस राशन को हम पे इस तरह का व्यवहार हमसे करती है और इस तरह से सलूक हमसे करती है जैसे उनके गुलाम। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, बताओ, छोटा सा बच्चा बता देगा, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने 20 रुपए का सामान दे दिया तो किसका पैसा किसी तरह बैठता है? बताओ। आज इसके 80 रुपए उसी तरह उसका बैठता है, या जिसने 20 रुपए का सामान दिया किसकी आगे नीति होनी चाहिए? बताओ बताओ, किसकी आगे नीति होनी चाहिए? मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। 2700 रुपए जिसको आप देते हो वो आपकी खाली खींचता है और 200 रुपए का राशन देंगे आपको गुलाम बताने की बात करता है। और अगर कहीं आप उसको वोट ना दो तो आपको नमक हराम बताने का काम भी करता है। और साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को, उनके अधिकारों को लूटने का काम भी करता है। वो निजीकरण करा के आरक्षण को खत्म करने का काम भी करता है। वो तमाम तरह के संविदा, लेटर एंट्री, आउटसोर्सिंग करके आपके बच्चे के भविष्य को जीरो करने का काम भी करता है। सम्मानित साथियों, इस देश में मानने में कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबे समय से मांग हो रही है कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। एक बार मुझे हाथ उठा के दोनों ऐसे करके बताओ जो लोग चाहते हैं जातिवाद जनगणना। ऐसे खोल के उठाओ, अब नीचे करो, दोबारा बताओ कितने लोग चाहते हैं जातिवाद जनगणना होनी चाहिए? जरा एक बार आवाज में बताओ, संगठित होके बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। आप जानते हैं, मुझसे ये कहा जाता था कि चंद्रशेखर तो नौजवान है, ये क्या कर लेंगे? बताओ, पार्लियामेंट में आपका झंडा बुलंद कर रखा नहीं कर रखा? बताओ, पूरे 100-700 MP एक तरफ और आपका ये अकेला बेटा एक तरफ, बताओ झंडा मजबूत है या नहीं है? तो सोचो, जिस दिन मेरे जैसे 40-50 वहां चले गए उसकी क्या होगा? सुनो, जिस दिन हम नारा लगाएगा जय भीम जय मंडल का, उसी दिन हमारे अध्यक्ष कानून बना दिए कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा पार्लियामेंट में। हमने कहा मंडल का नारा अंदर भी लगेगा और मंडल का नारा सत्ता में भी लगेगा। और ये जय भीम जय मंडल वाले इकट्ठा करके ये कमंडल वालों का ढक्कन भी बंद कर देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक और मांग उठाई थी। अगर आप गौर करेंगे कि आपके हितों की मांग में मैं तो आपका हिस्सा हूं। मैंने कहा कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, या डीएम, एसएसपी, सीओ दरोगा हो, या गांव का प्रधान हो, पीडीसी हो, विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए, उनके बच्चों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इससे होगा क्या पता आपको? इससे ये होगा कि जब एक बेड पर मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और बराबर के बेड पर मेरे जैसे कोई किसान का बेटा पड़ा होगा, तो अगर उसके ड्रिप जो है मंत्री जी के बढ़िया वाली लग रही होगी तो उससे थोड़ी सी कम बढ़िया वाली हमारे में लग जाएगी। और डॉक्टर साहब भी पूरे हो जाएंगे, बेंगलोर भी भर जाएगा और साथ साथ दवाइयां भी आ जाएंगी। और मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नीरज भाई के अस्पताल में निरीक्षण करके आया। मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है, और तो डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और तो और
और याद करो कोरोना काल कितने लोगों को तड़प तड़प के जान चली गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। और याद करो ये वही क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने में मजदूरी के लिए लोग जाते हैं। कोरोना काल याद होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार मजदूरों को जाने के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं करा पाई। ये हैसियत है सरकारों की। आप समझो, एक तरफ ये पुल बसाते हैं, एक तरफ ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन जब मजदूर किसान कमेरों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो ये हाथ सीधे लेते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं। इसलिए मैंने मांग की कि शायद देश अभी कोरोना जैसे अगर कोई विपदा आ जाए निपटने में तैयार नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की बात करने से पहले अच्छे इलाज की व्यवस्था करा दो। और जो लोकल ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें डब्बे बढ़ा दो, तुम्हारा भला हो जाए। कुछ तो करो गरीबों के लिए। आज जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शहजाद भाई का मकान किस हालात में कर दिया, और ये कल अगर शहजाद निर्दोष साबित हो गया तो क्या ये सरकार उसका मकान बनवा देगी? उसकी गाड़ियों का रेट करार दे दिया गया। बात शहजाद की नहीं है, बात इंसाफ की है। अगर कोई मुसलमानों को, कोई सिखों को, बुद्धिस्टों को, जैनों को, ईसाइयों को कमजोर समझ के कुचलने का काम करेगा तो टकराने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। अभी अभी हम पटाला से निकल के आए हैं। मेरे भाई छोटे लाल प्रजापति को मार दिया गया, उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले सभा में नहीं है वहां गया अपने परिवार के आंसू पूछने के लिए। मैं जाति को नहीं मानता, मैं बहुजन। कभी कभी मैं जो कुछ मांगे उठाता हूं उनके कारण मैं आज मन पर उन पर बात नहीं करना चाहता। कुछ कारण होते हैं, कभी कभी किसी को इशारा देना पड़ता है, किसी को इशारे से समझाना पड़ता है। लेकिन मैं छोटे लाल प्रजापति जी के यहाँ गया और उसका घर देकर रामेश्वर चौहान जी, मैंने मुझसे मत पूछो मेरे दिल में कितनी पीड़ा हुई। 3 फीट का गेट है उसका, मेरी कमर की दीदी कहती तिरछी करके मुझे जाना पड़ा। और मैं अकेला नहीं गया, एसडीएम को लेके गया, सीओ को लेके गया, एसएचओ को लेके गया, तमाम अधिकारियों को लेके गया, समाज कल्याण अधिकारियों को घुसो, देखो तुम्हारी कमर तिरछी होती है कि हमारे घरों में जाते हुए। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ आवास योजना? छोटे लाल प्रजापति का घर कच्चा है, उस गांव में रहने वाले दलित गृह घर कच्चे। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मांग की कि जो आरोपी बाकी है उनको गिरफ्तार करो। मैंने मांग की कि छोटे लाल प्रजापति को 1 करोड़ रुपए का मामला दो। मैंने मांग की उसके बेटे को नौकरी दो एक सरकारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में उस ताकत में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आने वाले समय में आप सब लोगों की मेहनत से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में ताकत में आ जाते हैं, किसी सामंती की हिम्मत नहीं होगी कि किसी दलित पिछड़े वर्ग के, किसान के, मेरे वर्ग के व्यक्ति पर मांग उठा दे। मेरी बात अपमान करना तो बहुत दूर की बात है, अपमान सोचना भी नहीं, उसको सोचने में भी डर लग जाएगा। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जाति के आधार पर अगर कोई शोषण करेगा तो फिर संघर्ष होगा। मैं साथ साथ ये नहीं कहना चाहता, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है। आप एनसीआरबी के डाटा को और विस्तृत करा लो। अगर 90% ये महिलाएं दलित पिछड़े और दलित समाज की नहीं हुई, आदिवासी समाज की नहीं हुई, तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। इस देश में जाति के धर्म के आधार पर जुर्म होता है। मैं गारंटी देकर कहता हूं, किसी सामंती ने अगर किसी बच्ची को छू लिया हमारे ताकत में होने के बाद, तो और शाम तक अगर वो जेल की सलाखों में नहीं हुआ और उसने ये नहीं कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, उसी दिन अपने पद से इस्तीफा देके घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी बात का भरोसा करो, बहुत ठगे गए हो बहुजन समाज के लोगों तुम लोग। ये अनु पटेल
ये जब मेरे पास बैठे मैंने बात की, और विश्वास करो आने वाले समय में बांदा के लोगों प्रदेश अस्पताल नेतृत्व देंगे हम लोग। आपको याद रखना मेरी बात को। आप लोग जब मेरे पास बैठे इनकी एक ही वो थी कि भाई मैं बहुजन समाज के लिए, पिछड़े दलितों के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे विधायक नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना। मैंने तमाम पार्टियों को मैं कोशिश की कि उनके जरिए हमारे लोगों का भला हो जाए। कोई हमारे लोग सुनना नहीं चाहता। मैंने इनसे कहा भाई अपनी एनर्जी को खराब मत करो। काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों का बैलों के छोटे भी झोपड़ी अपने घर में आ जाओ, अपने घर में आ जाओ और मिलकर काम करो। एक दिन वो आएगा कि उत्तर प्रदेश आप लोग चला रहे होंगे और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करोगे आप लोग। मैंने पुरानी पेंशन के लिए आवाज उठाई। मैंने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, प्रधान सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, पुलिस के भाइयों के लिए, तमाम जितने लोगों की परेशानियां अर्धसैनिक बलों के लिए। और आप ये देखो कि कल मजबूरी में कैबिनेट में चर्चा हुई कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या करना चाहिए क्योंकि विरोध तेज हो गया। मैं आपको विश्वास दिला करता ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोग लागू कराने रहेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। साथ हमें ओल्ड पेंशन वालों का तो ख्याल है, लेकिन सड़कों पे संघर्ष कर रहे पढ़े लिखे नौजवान का भी ख्याल है। आप ये बताओ, अब आपके यहाँ पुलिस भर्ती का पेपर दोबारा हो रहा है। जब ये पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले आवाज हम लोगों ने उठाई। तो मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि ये झूठी बात है, पेपर लीक नहीं हुआ, मैं मुकदमा कर दूंगा। मैंने कहा कर दो मुकदमा, नहीं डरते मुकदमों से आपकी जेल से नहीं डरते, कर दो मुख्यमंत्री ने मुकदमा। लेकिन बाद में खुद मान लिया। और फिर अभी 2 महीने पहले मैंने सवाल पूछा लेटर लिखते कि मुख्यमंत्री जी आपने बात 6 महीने के अंदर पुलिस की भर्ती कराएंगे, 6 महीने होने को कहाँ है भर्ती। तो उनको समझ आ गया कि चंद्रशेखर आजाद छोड़ने वाला नहीं है। अब ये 65-70 साल वाला नेता नहीं है जो सुबह कुछ कहता शाम को कुछ कहता भूल जाता। ये तो 40 साल से भी कम उम्र का नौजवान है। ये तो बेरोजगारों में से एक है। ये छोड़ेगा नहीं। तो फिर उन्होंने भर्ती को अब आपके यहाँ पुणे शुरू करा दिया। और आप देखना जब भर्ती का रिजल्ट आएगा तो कितने बच्चों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा ये आपको खुद पता लग जाएगा। ये देना नहीं चाहती सरकार। और इसका उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती। मेरे भाई यहाँ बैठे उन्होंने देखा किस तरह से हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में लड़ाई लड़ी। 5 दिन पूरे आसमान के नीचे सड़क पे, तख्ती सड़क पे सो के हमने संघर्ष किया। 6,800 नौकरियों की लिस्ट जारी करवाई। फिर वो लोग हाईकोर्ट चले गए, वो नौकरियां रोक दी गई और फिर उनको न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन मैं सरकार को जानता हूं, मुझे पता है सरकार पिछले दरवाजे से अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज देगी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनसे प्यार करने वाले जज उस फैसले को पेंडिंग में गिर देंगे। फिर बच्चों की नौकरी सरकार पिछले दरवाजे छीनने का काम करेगी। इसलिए मैंने मांग की कि अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए और SC ST OBC के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी, हाई जुडिशियल में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को वहां नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे बीच के लोगों को जज बनना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता कि ये सारे काम तभी होंगे जब राजनीतिक शक्ति बनाओगे और राजनीतिक शक्ति वोट से बनती है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, आपने सबका साथ दिया। आप बताओ क्या मेरा अधिकार आप पे कुछ बैठता है नहीं बैठता है? जो लोग कहते हैं कि बैठता है वो दोनों हाथ खड़े करो। उधर के लोगों ने कम हाथ उठाया है, जरा देख रहा। अच्छा हाथ नीचे करो। ये बताओ आपके आने वाली पीढ़ियों का देश में क्या होगा? कोई जवाब है आपके पास? बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी समस्याओं को हल कर सकती है और वो चाबी आपके अंगूठे में है। जिसका बटन दबाओगे उसके पास ताकत आ जाएगी। अच्छा बताओ, जब चंद्रशेखर आजाद
आजाद समाज पार्टी के साथ होगी तो बताओ, आपके हाथ खाली होंगे क्या? बताओ। आप अपना भविष्य खुद बना सकते हो, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, आप अपने लिए जमीन से लेकर रोजगार की और आजादी के जीवन की व्यवस्था कर सकते हो, अगर आप अपने फैसले मजबूत कर लो। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं और जब तक जीव कर तुम्हारा रहूंगा। मगर कहना चाहता हूं, तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। जहां नहीं खड़े होना है, अपनी जिम्मेदारी पे खड़े होना है। मुझे कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझ लो, बात हो जाओ और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का जो चुनाव आएगा, अब घर तक ये बात पहुंचा दो कि अब हमें चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी को मौका दो। कर दोगे नहीं कर दोगे? मुट्ठी बंद करो दोनों में। और बताओ, जो 11 तारीख को दिल्ली कूच के लिए मैंने आपसे अपील की है, बताओ कितने लोग आओगे? बादल से बताओ। मेरा दिल रखने को बोल रहे हो या सच में आने वाले हो? बताओ। हाथ लीजिए लो, अब वही हाथ उठाना जो आएगा। लो, हमें नहीं, ये संघर्ष है, जंग का मैदान। निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिसके मन में आग होती है, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होता है, जो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, वो आता। आप बताओ, 11 सितंबर को दिल्ली में हमने रामलीला मैदान में संविधान लीला करने की तय कर ली है। बताओ कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताओ। नहीं, मेरा भरोसा नहीं हो रहा, तुम ही भर दोगे मैदान में, तुम सारे हाथ उठाए। वही उठा जो आएगा। ये मुस्लिम भाई कोई है क्या? आज 3 बार पूछ लूंगा इनसे, ये 3 बार पूछू तो पक्का हो जाएगा क्या? 3 बार हाथ उठाओ जो लोग आएंगे। सब पक्का हो गया। मैं पुनः आयोजक कमेटी को, सभी सम्मानित वक्तागणों को, हमारे मीडिया के साथियों को, पुलिस के साथियों को और मेरे पूरे परिवार को जो आज सुबह से उपस्थित है, दोनों हाथ जोड़ के जय भीम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और ये वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में लोग आखिरी कतरा रहेगा, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों के मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये वादा मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद।